नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजनीतिक विज्ञान जिसके दो भाग ए और ब है, अभाग से शुरुआत करते हैं और अभाग है वो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांतों में अपन जो बात करेंगे आज एक टॉपिक है वो है न्याय। न्याय के बारे में बात करेंगे और न्याय जो शब्द है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। जस्टिस अब जैसे न्याय का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार चलता है कि न्याय क्या है। आखिर अपन जो न्याय बोलते हैं आम भाषा में या आम बोलचाल के अंदर, क्या वही न्याय है? उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में न्याय क्या होता है इनको पढ़ेंगे अपन 3 भागों के अंदर, और 3 भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन काल में न्याय को क्या कहते थे, और मध्यकाल के अंदर न्याय को कैसे परिभाषित किया है, और आधुनिक काल में न्याय को कैसे परिभाषित किया है, उसके बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे। तो न्याय शब्द है ऐसे राजनीतिक विषय कह सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय या कह सकते हैं यानी, और सबसे प्रमुख चिंतनों में से एक न्याय माना जाता है। ऐसे ये विषय प्राचीन काल से ही राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये आप इतना समझ लीजिए न्याय के बारे में। एक पहली बात, न्याय है वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय रहा है। एक बात यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। अब न्याय को प्राचीन काल में किस तरीके से मानते थे, मध्यकाल के अंदर कैसे मानते थे, और आधुनिक काल में न्याय को कैसे परिभाषित किया है, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करते हैं। तो सर्वप्रथम न्याय शब्द है वो अपन परंपरागत विषय मान सकते हैं। परंपरागत का मतलब अपन कह सकते हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो बूढ़े लोग हुआ करते थे, या हमारे दादा दादी नाना नानी, जो लोग उस समय की बातें करते थे, उस समय को अपन प्राचीन काल बोलते हैं। यानी कि परंपरागत पहले से चली आ रही बात वो होती है परंपरागत। तो दूसरी बात है न्याय परंपरागत का विषय है, मतलब जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं को मानता है, और उन्हीं को मानता है तो सीधी सी बात है ये जो परंपरागत वाले लोग हैं ये कभी अपने हित की बात ना सोचकर पूरे समाज की बात करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये नैतिकता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? नैतिकता पर बल देते हैं। और दूसरा, मूल्यों की बात करेंगे। ठीक है, पहला नैतिकता पर बल देते हैं, दूसरा मूल्यों की बात करते हैं, और तीसरी बात अपन कह सकते हैं कि ये हमेशा अनुचित और उचित की बात करेंगे, यस या नो की बात नहीं करते हैं। और ये जो विषय है परंपरागत का विषय है, ये अपन प्लेटो से लेकर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध स्टार्ट हुआ था, वहां तक जो विचारधारा चली आ रही थी उनको बोलते हैं परंपरागत का विषय, यानी कि प्राचीन समय की न्याय की अवधारणा प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ठीक है, एक ये बात है अपने दिमाग में याद रखनी है कि भाई परंपरागत विषय क्या होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं तो परंपरागत विषय उन्हें कहते हैं जो हमेशा नैतिकता पर बल देता है,
जो हमेशा मूल्यों पर बल देता है, जो हमेशा उचित और अनुचित की बात करता है, जो प्लेटो से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो विचारधारा चली आ रही थी उनको बोलते हैं परंपरागत का विषय, यानी कि प्राचीन समय का, यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी के जो समय की जो बातें चली आ रही थी अपन उन्हीं को लेकर चलते हैं, वो बातें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और अपन प्राचीन काल में सबसे पहले बात करते हैं तो प्राचीन काल में न्याय को कैसे परिभाषित किया था वो देखते हैं। ये जो प्राचीन काल वाला है तो इसमें देखते तो पश्चिमी जो परंपरा के लोग थे, यानी कि पश्चिमी परंपरा वाले यानी कि परंपरागत वाले लोग थे, वो जो लोग यानी कि जो विचारधारा वाले विद्वान थे वो न्याय को क्या मानते थे उनको पढ़ेंगे, वो पश्चिमी परंपरा के अंदर पढ़ेंगे। जो पश्चिमी परंपरागत विचारधारा रखने वाले विद्वान थे वो कहते थे कि जो न्याय है ये एक न्यायपरायण व्यक्ति की जो विचार होते हैं उनके विचारों को एक कुछ अच्छे गुण देखते हैं, उनके विचारों को साँट के, यानी कि उनके विचारों के अंदर एक ऐसा गुण देखते हैं जो सभी के भलाई की बात करता है। तो न्यायपरायण व्यक्ति के विचारों से ही न्याय उत्पन्न होता है या निकलता है, ये बात पश्चिमी परंपरा वाले लोग कहते थे। अब ये पश्चिमी परंपरा वाले न्यायपरायण व्यक्ति किसे मानते थे, तो न्यायपरायण व्यक्ति उसे कहते थे जिनके विचार कैसे होते थे, सद चरित्र वाले, यानी कि उत्तम चरित्र वाले, ठीक है, जिनका चरित्र उत्तम चरित्र वाले लोग हुआ करते थे, जो अच्छी अच्छी बातें करते थे, जो सभी की भलाई की बातें करते थे, उनको न्यायपरायण व्यक्ति कहते हैं, पश्चिमी परंपरा वाले लोग, यानी कि विद्वान या लोग कह सकते हैं। अब इनके जो विचार हुआ करते थे, इनके विचारों के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय विचार, यानी कि जो सभी की भलाई की बात करते थे, उन्हीं को ये मुख्य चरित्र के अंदर मुख्यतः अपन कह सकते थे कि इनके विचारों के अंदर एक ऐसे सद्गुणों की तलाश करते थे जो न्याय की ओर अग्रसर होते थे, न्याय की ओर व्यक्ति को ले जाते थे, उन्हें ये न्याय कहते थे, ठीक है। दूसरी तरफ अपन भारतीय विचारधारा की ओर देखते हैं तो भारतीय विचारधारा में लोग जो धर्म को प्रमुखता देते थे, जो धर्म को मानते थे, और पश्चिमी परंपरा वाले जो लोग कहते थे कि जो सद चरित्र वाले अच्छे गुणों वाले लोग होते थे, उनके विचारों में कुछ जो ऐसी बातें होती जो न्याय की ओर ले जा रही थी, उनके गुणों को, और धर्म की जो बात करने वाले लोग थे हमारे भारत में, इनके गुणों में जो समानता देखी गई थी, उन्हीं को अपन न्याय कहते हैं। अब जो ऐसे लोग थे वो क्या करते थे साहब, वो एक बात याद रखना, ये जो धर्म की बात करने वाले लोग और ये जो न्याय की ओर ले जाने वाली कुछ बातें, अच्छे गुण प्रकट करने वाले लोग हमेशा लोगों के हित की बात करते थे, अपने स्वार्थ की बात कम करते थे, लोगों और समाज की हित की बात ज्यादा करते थे। वही लोग धर्म को मानते थे और वही लोग सच्चरित्र वाले व्यक्ति होते थे, यानी कि न्यायपरायण व्यक्ति होते थे। अक्सर ये जो न्यायपरायण व्यक्ति एक और दूसरा धर्म, इन दोनों की एक समानता तो आपको मैंने बता दी। तो इन दोनों की जो विचारधारा थी वो एक जैसी थी, मतलब ये कहते थे कि ये कर्तव्य पालन की बात करते थे। कर्तव्य पालन का मतलब क्या है? कर्तव्य पालन का मतलब आगे प्लेटो भी बताएगा कर्तव्य पालन के बारे में। तो कर्तव्य पालन का मतलब ये है कि अपने कार्य करते रहो और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप मत करो, और एक ऐसे कार्य करो जो आपको भी सुख प्रदान करे और दूसरों के कार्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो, और ऐसे कार्य को वो कर्तव्य पालन नाम देते हैं। तो ये था कर्तव्य पालन। और कर्तव्य पालन न्यायपरायण व्यक्ति हमेशा कर्तव्य पालन पर बल देते, और धर्म वाले व्यक्ति भी हमेशा कर्तव्य पालन पर बल देते। अब ये तो थी प्राचीन समय की बात, जो कर्तव्य पालन पर बल देने की बात कर रहे थे।
और आधुनिक समय के अंदर ये परिभाषा परिवर्तन हो गई और कुछ नए अंदाज में प्रभावित होने लगी, और इसमें बहुत सारे न्याय की उदाहरणों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। और प्राचीन काल से लेकर फिर मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल में आते हैं। इस समय आते आते बहुत सारे विद्वान आते हैं, और इनके विद्वानों के जो मत थे, इनकी विचारधारा थी, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन अलग अलग समय टाइम पीरियड के अनुसार होता रहता है। और अपन एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते। चलो ठीक है। अब राजनीति के अंदर सर्वप्रथम जो न्याय को परिभाषित करने का जो प्रयास किया था, वो क्या था? प्लेटो ने किया था। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? प्लेटो ने किया था। और इसीलिए अपन कहते हैं कि जो न्याय की परिभाषा प्राचीन काल में जो पढ़ते हैं या परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर पढ़ते हैं, तो वो प्लेटो से शुरुआत करते हैं अपन न्याय की बात। ठीक है, तो प्लेटो भाई साहब थे, ये इनका नाम कुछ और था। इनके जो गुरुजी थे, व्यायाम शिक्षक थे, इन्होंने इसका नाम प्लेटो रख दिया, पहले परिकटिया था। अब सर जो प्लेटो थे, प्लेटो ने न्याय किसे माना? तो प्लेटो ने न्याय व्यक्ति का एक आत्मिक गुण होता है, उन्हीं को प्लेटो ने न्याय माना। प्लेटो ने व्यक्ति को आत्मिक गुण को, व्यक्ति के आत्मीय गुण को न्याय माना। अब कोई प्रश्न पूछ ले आपसे एक लाइन में कि प्लेटो ने न्याय को क्या माना, तो व्यक्ति के आत्मिक गुण को प्लेटो ने न्याय माना। आत्मिक गुण का मतलब क्या है? आत्मिक गुण का ये मतलब है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कोई कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना कार्य करे, उसके साथ साथ में एक दूसरा व्यक्ति है, उसके कार्य में हस्तक्षेप न करे, उसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाए, और अपने कार्य को करते समय दूसरे के कार्य की भलाई, यानी कि दूसरे व्यक्ति की भी भलाई को देखें और अपनी भलाई उस व्यक्ति के कार्य में देखें। तो ऐसे व्यक्ति को वो कहता है कि व्यक्ति का गुण है वो आत्मिक गुण है। आत्मिक गुण का मतलब क्या है? एक व्यक्ति है, यानी कि मैं सपोज करो मैं ही हूँ और आप वो सामने मेरे सामने बैठे हो, तो आपके जो कार्य हैं, इसके कार्य को देखूं मैं, और इन कार्य को देखने के बाद ऐसा लगे कि भाई जो आप कार्य कर रहे हो और आप जो कार्य कर रहे हो, इनमें मेरे को कोई हस्तक्षेप नहीं करूं, मैं आपके कार्य में ना कोई बाधा पहुंचाऊं, और आपके कार्यों को देखकर मुझ में कुछ संतुष्टि पैदा हो और उसमें कुछ अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करता हूं और उसी के अनुरूप अपने कार्य को करता हूं, तो उसे वो आत्मिक गुण कहता है। और आत्मिक गुण को हमेशा न्याय कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। ठीक है, मतलब ये कि दूसरे को कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना और अपना कार्य करते रहना, यही है आत्मीय गुण। और दूसरी पहले मैंने आपको बताया था कर्तव्य पालन, वही कर्तव्य पालन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और प्लेटो से लेके जो आधुनिक काल तक जितने भी राजनीतिक चिंतक आए हैं, उन सब ने न्याय को एक नैतिक गुण माना है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब न्याय दो शब्दों में परिभाषित हो रहा है। कैसे दो शब्दों में? न्याय दो शब्दों में ऐसे कि एक तो व्यक्तिगत चरित्र बताता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। व्यक्ति का चरित्र हमेशा सद चरित्र होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए। उत्तम या सद चरित्र। दूसरा, ये हमेशा राजनीतिक समाज की बात करता है, राजनीतिक समाज की बात करता है। ठीक है, और राजनीतिक समाज में वो हमेशा नैतिकता को देखता है। ऐसे विचार जो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के विचार कैसे होने चाहिए? सदचरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसके विचार हमेशा नैतिक विचार होने चाहिए। वो दो भागों में इसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। ये जो न्याय है, ये
राजनीतिक समाज के अंदर नैतिकता को प्लस सामाजिक और राजनीति को भी प्रभावित करता है। कहीं न कहीं तीनों को ये न्याय जरूर प्रभावित करता है, इतनी बात याद रखना। फिर पढ़ेंगे अपन मध्यकाल के अंदर। मध्यकाल के अंदर न्याय चर्च और राज्य में डिवाइडेड हो जाता है। किस में होता है? चर्च और राज्य के बीच में। ठीक है, तो अपन बेसिक सी जानकारी प्राप्त करेंगे, इनको आगे अध्याय में अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसको परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? ऑगस्टाइन एक्विनास। एक्विनास और सर ऑगस्टाइन, ये दो विद्वान थे जो मध्यकाल के अंदर न्याय की परिभाषा को परिभाषित किया। और आधुनिक काल के अंदर जो न्याय को परिभाषित करने वाले विद्वान थे वो थे हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, मीर आदि विद्वान थे। ठीक है, जिन्होंने आधुनिक काल के अंदर न्याय को परिभाषित करने का प्रयास किया। और उसके बाद में जो समकालीन राजनीति की बात करें तो समकालीन राजनीति के अंदर जॉन रॉल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है न्याय को परिभाषित करने में। अपन पढ़ेंगे वो जॉन रॉल्स न्याय के बारे में आरक्षण की बात करता है और कहीं कहता है आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और एक श्रृंखला के रूप में बताता है कि एक श्रृंखला होती है जैसे एक जंजीर होती है और उसकी कमजोर कड़ी होती है और उस कमजोर कड़ी टूट जाती है तो वो जंजीर पूरी बिखर जाती है। यानी कि समाज के बारे में बताता है कि एक समाज है, उसके अंदर एक कमजोर वर्ग है, अगर वही बिखरना शुरू हो जाता है तो पूरे समाज का तहस नहस हो जाता है। इसीलिए न्याय की परिभाषा को इन्होंने जॉन रॉल्स ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य लोगों तक भेजने का प्रयास जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।